और आइए शुरू करते हैं हमारी कवर स्टोरी। तो दिल्ली में आज भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर अहम बैठक हुई। अमेरिका के चीफ नेगोशिएटर ब्रेंडन लिंच और उनकी टीम ने वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारियों के साथ मुलाकात की। ये बैठक तकरीबन 7 घंटे चली है। भारत की तरफ से इस बैठक में उद्योग मंत्रालय के एडिशनल सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल और उनकी टीम शामिल रही। ये बैठक आधिकारिक तौर पर छठे राउंड की वार्ता नहीं थी, बल्कि छठे राउंड से पहले की तैयारी और बातचीत का हिस्सा थी। बैठक के बाद दोनों देशों ने कहा कि ये बैठक सकारात्मक रही है। आप जरा रिपोर्ट देखिए कि दोनों की बातचीत की अभी स्थिति क्या है, इसके क्या मायने हैं। मैं लौट रहा हूं एक्सपर्ट संघ और आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इतने बड़ी उहापोह की स्थिति के बाद, टर्मोइल्स के बाद, उठापटक के बाद अब भारत पधारे हैं ट्रंप के दूत, तो इसे क्या माना जाए? भारत कितना मजबूत? पहले ट्रंप का टैरिफ हुआ, उसके बाद भारत पर 50% का भारी भरकम टैरिफ लगाकर अमेरिका ने जहां भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की, वहीं भारत ने भी साफ कर दिया कि अपने घरेलू हितों और किसानों की अनदेखी कर वो डील पर आगे नहीं बढ़ेगा। पशुपालकों का कभी भी अहित नहीं होने देंगे। नतीजा भारत के पक्ष में दिखा। ट्रंप को आखिरकार नरम पड़ना ही पड़ा, जिसके बाद ट्रेड डील पटरी पर लाने के लिए खुद ट्रंप के विशेष दूत ब्रेंडन लिंच भारत आए हैं और अब बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर भारत के साथ बातचीत जारी है। जाहिर है इस बातचीत से ही ट्रेड डील की छठे दौर की बातचीत का रास्ता साफ होगा। आपको बता दें कि अमेरिका और भारत के बीच बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर अब तक कुल 5 बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन अमेरिका की ओर से भारत पर थोपे गए 50% के टैरिफ के बाद निर्धारित छठे दौर की बातचीत में बाधा पड़ गई, यानी ट्रेड डील को लेकर बन रही बात खटाई में चली गई। वहीं अमेरिका ने भारत के रूस से तेल खरीदने को मुद्दा बनाया और ट्रेड डील को अधर में लटका दिया, लेकिन भारत ने धैर्य बनाए रखा और भारत की इसी रणनीति ने ट्रंप को नरम पड़ने पर मजबूर कर दिया। इस तरह से अमेरिका से रिश्ते सुधारने की पहल फिर से शुरू हो गई है, जिसका सकारात्मक असर दोनों देशों के बीच आज दिल्ली की बैठक में साफ तौर पर देखा गया। तो ये समझना भी जरूरी है कि आखिरकार भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर पेच क्यों फंसा है। आपको बता दें कि दोनों देशों के बीच कृषि, डेयरी और जीएम प्रोडक्ट्स को लेकर मतभेद है। अमेरिका इन सेक्टर्स में भारत में बड़ा बाजार चाहता है, लेकिन भारत पहले से ही साफ कर चुका है कि वो अपने किसानों, मछुआरों और पशुपालकों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। बस बात यही बिगड़ रही है। लेकिन मौजूदा समय में कारोबार को लेकर कोई भी देश भारत के कारोबारी महत्व को दरकिनार नहीं कर सकता। यही वजह है कि ट्रंप को न केवल तेवर बदलने पड़े, बल्कि भारत में अपने दूत को भेजकर संकेत देना पड़ा कि वो भारत का साथ नहीं छोड़ेंगे। ट्रंप अपने मिजाज को यूं ही बनाए रखते हैं तो उम्मीद की जा सकती है कि जल्द ही भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर मतभेद दूर हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं अजय दुआ सर का, पूर्व कॉमर्स सेक्रेटरी और अब आर्थिक मामलों के जाने माने जानकार। बहुत बहुत स्वागत है दुआ सर आपका, गुड इवनिंग। हमारे साथ हैं प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के आप जाने माने जानकार हैं और जेएनयू से फिलहाल संबद्ध हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर स्वर्ण सिंह आपका हमारे शो पे। दुआ सर, चर्चा की शुरुआत आपसे ही कर रहे हैं। काफ़ी कुछ हुआ और एक वक्त तो ऐसा लगा कि बातचीत तो छोड़िए, रिश्ते भी बेपटरी हो गए हैं, लेकिन उतनी ही तेज़ी से तमाम चीज़ें बदली और अब छठे दौर की बातचीत से पहले यूएस डेलीगेशन भारत में है। आज बातचीत हुई है, दोनों ने कहा है कि पॉजिटिव रही है बातचीत, सकारात्मक दिशा में। तो क्या अब हम इसे माने कि वो जो दिक्कतें थी, एक दूसरे पर भरोसे की कमी थी, अब वो पूरी तरह से दूर हो गई है सर? ये नहीं मैं कहना चाहूँगा कि जो शंकाएं एक दूसरे के बारे में थी या जो एक दूसरे के बारे में विश्वास कम हुआ था, वो एकदम इस टीम के आने से खत्म हो गया है। ये नई शुरुआत में मैं इसको नई शुरुआत देखूंगा। जो छठा राउंड
नेगोशिएशंस का 25 अगस्त को ये टीम ने आना था। अपने आप अमेरिका ने सुओ मोटो जिसे कहते हैं कैंसिल कर दिया था बिना भारत से की राय लिए इत्यादि। तो ये अब यूएस ने जो काम किए थे दो तीन गलत मैं कहूँगा। एक 50% हम भारत में ड्यूटी लगाना, दूसरा टीम को जो नेगोशिएशन 4 महीने से चल रही थी अप्रैल महीने से उसको बंद करना, और तीसरा भारत के अगेंस्ट उनके जो सीनियर अधिकारी हैं, कुछ कैबिनेट रैंक के हैं, जो भारत के विरुद्ध और जिसे मैं कहूँगा बिना बुनियाद के जो लांछन लगा रहे थे कि हमने ये यूक्रेन की वॉर हम लड़ रहे हैं, हमने ऐसी चीज रूस से तेल लेके और रूस से हमने डिफेंस के आइटम्स बहुत लेते रहते हैं, इसलिए हमने कोई एग्रीमेंट वायलेट किया है, सैंक्शंस का हमने ध्यान नहीं दिया। वो सब चीज़ें मैं कहूँगा बिना बेसिस के थी, और वो यूएसए ने ही शुरुआत किया था। हमने बहुत पेशेंटली मैं कहूँगा डिप्लोमेटिकली हमने ये पूरा क्राइसिस हैंडल किया है, और मैं यही चाहूँगा कि ये वापस ना आए। हमें उस तरफ काम करना चाहिए। वो होगा कि जल्दी से जल्दी बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट जो दोनों देशों के बीच में है वो हम पूरी कर सके, और वो किया तो जो 25% बेसिक ड्यूटी हमारे पे लगाई हुई है, 25% पेनल्टी तो लगनी ही नहीं चाहिए। मैं तो अभी भी ये चाहूँगा कि भारतवर्ष ये स्टैंड ले कि अगर आपने छठा राउंड डिस्कशन करना है हमसे तो आप पेनल्टी 25% जो आपने हमारे ऊपर लगाई हुई है आप उसको निकालिए, और हम बातचीत करने को तैयार हैं दूसरे विषय पे, बीटीए पे, और जिसमें ऑलरेडी आपने 25% लगाई है। बिल्कुल सर। हम तो यही चाहेंगे वो 10% के करीब आए, और उस तरफ जल्दी से जल्दी हम बीटीए को फाइनल करने का प्रयत्न करें। एब्सोल्युटली सर। अजय बग्गा सर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जाने माने मार्केट एक्सपर्ट। बग्गा सर गुड इवनिंग। क्विकली आप ही के पास आ रहा हूँ सर, सुवर्ण सिंह सर से पहले, और ये समझने के लिए कि अभी जो आज दोनों तरफ से पॉजिटिव बातचीत के संकेत मिले हैं, आपका असेसमेंट इस वक्त क्या है सर? किस तरफ नेगोशिएशंस क्या सही दिशा में जा रहे हैं, अर्ली डील, और जो आप कहते हैं कि बहुत बड़ा कुछ एक्सपेक्ट करना अभी जल्दबाजी होगा? जी, जैसे दुआ सर ने कहा कि हमें पॉजिटिव तो रहना है, और ये एक ऑलिव ब्रांच जरूर आया है, फिर से मौका मिला है। बट ओवरऑल अगर देखें तो अप्रैल से अभी तक एक तरफा डिक्लाइन हुआ ट्रस्ट में, और जिस तरह से भारत के ऊपर थोपे गए टैरिफ्स, कल का मैं आंकड़ा पढ़ रहा था अगस्त का रशिया के साथ ट्रेड का जो निकल के आया, टर्की लगभग भारत के करीब है रशिया के ट्रेड में। बट देखिए टर्की के ऊपर कहीं बात भी नहीं हो रही, और चाइना कहीं आगे है भारत से, लगभग 2 गुना बड़ा है चाइना का रशिया के साथ ट्रेड। तो ओवरऑल ये एक एग्जाम्पल बनाया गया भारत का, हमें भूलना नहीं है। और ये एक चेतावनी भी है कि देखिए आप जब उतरेंगे ग्लोबल मार्केट में एक एक्सपोर्टर बनने के तौर पे, तो बहुत सारे ऐसे विलंब आएंगे, और इतना आसान नहीं है मार्केट शेयर लेना, या किसी एक्सपोर्टर से मार्केट शेयर लेना, या मार्केट शेयर इंपोर्टर्स का लेना। ये सबसे बड़ा मैसेज मैं ये कहूँगा। दूसरा ये है कि कोई बीटीए वगैरह होने नहीं वाला है, वो बहुत दूर की बात हो गई अब। और इस एडमिनिस्ट्रेशन का जो दीपक जी आप इनका रिकॉर्ड भी देखिए, 90 डील्स की बात कर रहे थे, 3-4 डील्स हुई हैं जो भी काफी एक तरफा रही हैं, जो इन्होंने डिक्टेट किया कि हमारे ऊपर 0 और आपके ऊपर 15, प्लस आप $700 बिलियन या $500 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे, प्लस आप हमारा पेट्रोल क्रूड ऑयल खरीदेंगे, प्लस हमसे डिफेंस खरीदेंगे। और उसका भी ये नहीं है कि डिफेंस है, उसके बाद कतार ने $150 बिलियन का ऑर्डर दिया बोइंग को, जब ट्रंप गए वहां पे 400 मिलियन का निजी गिफ्ट दिया एक बोइंग प्लेन ट्रंप को। उसके बाद भी इजराइल ने हमला कर दिया। कतार में अमेरिका का सबसे बड़ा प्रेजेंस है इस पूरे रीजन का,
आप सोचिए, एक मक्खी वहां पे नहीं आ सकती जहां अमेरिकन रेडार ना पकड़ ले उसको। उसके चलते 10 जगहों पे इजराइल ने बमबारी की। तो ये कोई किसी के साथ नहीं खड़ा है अमेरिका, ये तो तय है। कोई बीटीए होने नहीं वाला। हमें प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट रियायतें लेनी है, जो भी हो सके, और इन द मीन टाइम सक्षम बनना है जी। और मार्केट्स ढूंढने हैं। एब्सोल्युटली सर, और यही कोशिशें हो रही हैं। अब आज ये खबर आ रही है कि ईयू के साथ ट्रेड डील जो है वो काफ़ी बड़ी अच्छी रफ्तार के साथ चल रही है आगे, और बहुत जल्दी ईयू के साथ भी हो जाएगा, बट देखते हैं उसमें क्या है। एक इस बीच प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, कुछ रिपोर्ट्स आई हैं, और मैं कुछ इंटरनेशनल वॉशिंगटन पोस्ट का मैं एक कॉलम पढ़ रहा था जिसमें वो कह रहे हैं कि जो लगातार ट्रम्प की इन हरकतों के कारण भारत में जो एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट्स बढ़े हैं ड्यू टू टैरिफ्स एंड अदर जो जेस्चर्स हैं, उसकी वजह से पब्लिक एटीट्यूड जो हार्डन हुआ है, उसकी वजह से टॉक्स अब बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं। डिस्पाइट हिस्टोरिकल वार्मथ बिटवीन मोदी एंड ट्रम्प, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है टॉक्स करना। तो क्या आपको लगता है सर कि इन सब टॉक्स के बीच में जो पिछले 1-1.5 महीने की जो कड़वाहट आई है, उससे बाहर निकलने का रास्ता दोनों पक्ष ढूंढ लेंगे सर, या वो हावी रहेगी वो कड़वाहट? देखिए, कड़वाहट तो जाहिर है कुछ हद तक रिश्तों में आई है। उसकी वजह साफ है कि जिस तरह से 25% केवल पेनल्टी टैरिफ्स लगाए गए, जबकि भारत जब ऊर्जा का आयात करता है रूस से तो कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन नहीं होता है, कोई आर्थिक प्रतिबंध ऐसा नहीं है जिसका उल्लंघन भारत ने किया हो, तो वो अपने आप में गलत है। और उसके साथ साथ जिस तरह से भड़कीली भाषा का इस्तेमाल करते हैं एक के बाद एक वहां के जो राष्ट्रपति ट्रंप की टीम में लोग हैं, चाहे वो हावर्ड लटनिक हो, स्कॉट वेंसेट, और सबसे आगे तो पीटर नवारो, जो जबकि राष्ट्रपति की भाषा बदल चुकी है तब भी आज भी वो उसी तरह की आक्रामक भाषा का इस्तेमाल करते रह रहे हैं। उसके चलते मुझे लगता है भारत में भी कुछ हद तक ये तनाव को हमने जरूरत से ज्यादा अहमियत दे दी है। थोड़ा सा आप चीजों को परिप्रेक्ष्य में लगाकर देखें तो ठीक पिछले कुछ सप्ताह में जब 27 अगस्त के बाद ये 50% टैरिफ हाइक हुआ था, उसके बाद भी भारत और अमेरिका का सैन्य अभ्यास हुआ है अलास्का में। उसके बाद भी आप देखें कि 2+2 एक डायलॉग होता है जिसमें विदेश और रक्षा मंत्री भारत के अमेरिका के विदेश और रक्षा सचिव से बात करते हैं, जो अमेरिका केवल अपने मिलिट्री अलायंस पार्टनर्स के साथ इस तरह की बात करता है। वहां से एक टीम भारत आती है जो भारत क्या रक्षा उपकरण खरीद सकता है उस पर बातचीत होती है, और अब ये डेविड लिंच इस पर बात करने आते हैं कि किस तरह से 6th राउंड जो है वो ट्रेड नेगोशिएशंस का फिर से शुरू किया जा सकता है। तो चीजें ऐसा नहीं कि बिल्कुल समाप्त हो गई, बात नहीं हो रही, अलग अलग तरह पे बात हो रही है। तीसरी बात आप देखें, परिप्रेक्ष्य में जब देखते हैं तो कुछ जो खास दोस्त हैं राष्ट्रपति ट्रंप के या अमेरिका के, वो राष्ट्रपति ट्रंप की हर बात मानते हुए नजर आते हैं। दूसरी तरफ चीन जो है वो आक्रामक रुख लेकर सामने खड़ा होता है। हाल ही में क्या अमेरिका सेमीकंडक्टर्स की डंपिंग कर रहा है चीन में, इसमें उसने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया है। भारत कहीं इन सब के बीच में आता है, जो संयम से अपनी बात मनवाना चाहता है, और ये अपेक्षा काफी हद तक सही है कि जो पेनल्टी वाले 25% टैरिफ हैं वो हटने चाहिए, तभी ट्रेड निगोशिएशंस की बात आगे बढ़ सकती है। पर वो कितना समय उसमें लगेगा, कितना समय चाहिए, और दोनों तरफ को आदान प्रदान करने में, बातचीत करने में, मुझे लगता है दो चीजें ये हमें समझनी होगी कि राष्ट्रपति ट्रंप कहीं जाने वाले नहीं है, और हम ये सोचें कि नहीं हम इंतजार करेंगे 3 साल का, जब वो चले जाएं फिर से रिश्ते सुधरेंगे, ऐसा नहीं होगा। यदि इस तरह से वो बने रहते हैं, तनाव बना रहता है, तो काफी हद तक नुकसान दोनों तरफ से होगा। और ये इसको सोचते हुए हमें ढूंढना पड़ेगा तरीका कि किस तरह से हम अपना तालमेल उनसे बेहतर बना पाए। क्या हम रक्षा उपकरण खरीदेंगे, क्या हम कोई नवाकार में, शोध में साझेदारी को आगे बढ़ा के लेके जाएंगे, या कोई दूसरे क्षेत्र में कुछ कंसेशन भारत दे सकता है या कैसे देगा। तो सोचना होगा कि किस तरह से ये तालमेल राष्ट्रपति ट्रंप की सरकार से ही
हो जाए, क्योंकि वो जो हमारा निर्यात है करीब 60 अरब डॉलर का, जी। वो उसके लिए अमेरिका बड़ी खास मार्केट है। जेम एंड ज्वेलरी को आप देखें, श्रिम्स को देखें, तो अमेरिका बड़ी खास मार्केट है। हाँ, दूसरे मार्केट्स ढूंढे जा सकते हैं, उसमें समय लगेगा और शायद उतनी वो प्रॉफिटेबल ना हो दूसरी मार्केट जहां हम जाना चाहें या जाने की कोशिश करें। तो एब्सोल्युटली। सच्चाई ये है कि राष्ट्रपति ट्रंप आज सत्ता में वहां हैं, उनका काम करने का एक खास तरीका है। उसको किस तरह से हम उनमें तालमेल बनाने में कुछ अपनी सोच, अपना आउट ऑफ बॉक्स जिसको जी। कहेंगे, सोचकर उन्हीं से तालमेल, और ऐसे पहले एब्सोल्युटली सर। हुआ है। आप देखें, पहले कार्यकाल में बड़ा अच्छा तालमेल था भारत का राष्ट्रपति ट्रंप के साथ। हाँ, बट इस बार जब लगता है गैर कि वो बिल्कुल राष्ट्रपति अलग ही बाइडेन के मिशन साथ भी में अच्छा हैं था। ट्रंप इस बार। आपने सही कहा, पिछले कार्यकाल में तो काफ़ी कुछ चीज़ें बेहतर थी, इतनी अनप्रेडिक्टेबिलिटी भी नहीं थी। दुआ सर, एक चीज़ बताइए, ये बार बार कहा जा रहा है कि ट्रंप साहब का एकदम से हृदय परिवर्तन, एक तरह से भारत पे तो इसको इस तरह से देखा गया कि भाई भारत ने जो भी कूटनीतिक तरीके से जो भी हमने कदम उठाए उसमें एक तरह से हमें अपर हैंड है और एक तरह से भारत की जीत हुई कि हम ट्रंप की टोन को न सिर्फ चेंज कर पाने में कामयाब हुए बल्कि नेगोशिएशंस की टेबल पर, और अब तो उनको भारत आने पर भी हमने एक तरह से कामयाबी हासिल की कि आप आइए, अब बातचीत करिए। बट दूसरी तरफ हम देखते हैं ट्रंप यूरोप जाते हैं तो यूरोप के कंट्री से कहते हैं कि आप भारत पर टैरिफ लगाइए, उनको सज़ा दीजिए जो रशियन ऑयल ले रहे हैं। पीटर नवारो का जिक्र अभी स्वर्ण सर ने कहा, एक बार फिर से उन्होंने हमें टैरिफ किंग कह दिया, टैरिफ का महाराजा कह दिया, जबकि डेलीगेशन यहाँ पर है इंडिया में, उसी दौरान वो इस तरह से कह रहे हैं। और तीसरा, ये जो सर यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट और बोइंग के जो एग्जीक्यूटिव्स आए हैं, तो ये ऐसा लग रहा है कि ट्रंप ने एक हमारी तरफ थोड़ा सा नरमी का संकेत तो दिए, लेकिन पीछे से वो भी भेज दिए कि भाई ये देखिए, अब इनको देखिए, आप हथियार लीजिए इनके। तो ये क्या चल रहा है सर अभी, मतलब पलड़ा किस तरफ झुका हुआ है, समझ में आना बड़ा मुश्किल है, आप बताइए सर। दीपक जी, मैं नहीं कह सकता जी। किसी ठोस तरीके से कि पलड़ा भारत के फेवर में है। कारण ये ट्रंप साहब ने पहले कोई एक प्रकार के स्ट्रेटजी हमारे साथ फॉलो की, उसमें उन्होंने सब कुछ जो किया मैं उसको रिपीट नहीं कर रहा, पर उन्होंने जब देखा कि उसमें उनको जो वो चाहते हैं, क्रेडिट, यूक्रेन रशिया वॉर खत्म करना, इधर गाजा इजराइल लड़ाई खत्म करना, वैसी चीजों में वो बिल्कुल कामयाब नहीं हुए। तो अब उनको लग रहा है कि अपने आप को इतना आइसोलेट करने की जगह, तो अमेरिका ने उनकी ये जो उनकी नीति रही है पिछले 6 महीने या 7 महीने, जब से 8 महीने जब से वो आए हुए हैं, उसका उनको ना श्रेय मिल रहा है कोई भी लड़ाई रोकने का। रवांडा कॉन्गो ठीक है, और वो कहते हैं भारत और पाकिस्तान की भी रोकी थी, अगर आप वो भी उनको देना चाहें दे दीजिए, पर उनको जो चाहिए था वो श्रेय उनको नहीं मिल पा रहा। इसलिए मैं ये चाहूंगा कि बिना उनका हमें कोई कमेंट उसके बारे में करने की जरूरत नहीं, कि पर हमने अपना क्या इंटरेस्ट है वो देखना है। हमारा इंटरेस्ट है, हम अमेरिका से व्यापार करना चाहते हैं। जी। हम अमेरिका से थोड़ा नेटवर्क का इशू आ रहा है दुआ सर के साथ, मैं चाहूँगा कि वो नेटवर्क ठीक हो। मैं तब तक बग्गा सर के पास जा रहा हूँ। बग्गा सर, जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है तो ये ऑयल जो आधारित, रशिया से ऑयल इंपोर्ट पर आधारित जो 25% का सर ये जो पेनल्टी, इसका क्या मतलब है? क्या ट्रंप ने अभी भी वो लेवरेज करने के लिए रखा हुआ है, और अगर रखा हुआ है तो फिर हम किस बेसिस पे कह रहे हैं कि भाई सब कुछ ठीक चल रहा है? ये जियोपॉलिटिकल टैक्स लगाया था, जो बातचीत निकल के आ रही है। अब ये मीडिया के ऊपर ही हम पढ़ सकते हैं कि 28 जुलाई को कोशिश कर रहे थे ट्रंप प्रधानमंत्री को बात करने के लिए, और हमारी तरफ से कुछ रुख नहीं दिया गया। और फिर देखें तो 1 अगस्त को उन्होंने लगा दिए टैरिफ, और 27 अगस्त का बोल दिया कि 25% और बढ़ जाएगा रशियन ऑयल के ऊपर। तो ये मेरे ख्याल से कुछ खिसियाए हुए हैं भारत के साथ, उसके चलते इन्होंने ये किया। और यही प्रॉब्लम है, जब सेपरेशन ऑफ पावर्स
चेक्स एंड बैलेंसेस जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर होते हैं, वो अगर इंपीरियल प्रेसिडेंसी बन जाती है कि एक आदमी और उसके एडवाइजर्स डिसाइड कर रहे हैं, अमेरिका के पार्लियामेंट ने नहीं किया ये डिसाइड, और चीन पे जब वो लगाने जाते हैं तो हर बारी उसको 90 दिन की और मोहलत दे देते हैं। अब मैड्रिड में मिले हैं चीन से, फिर से स्कॉट बेसेंट ने कहा कि चीन पे हम रशियन तेल के लिए सैंक्शंस नहीं लगाएंगे जब तक यूरोप ना लगा ले। यूरोप की हिम्मत नहीं है चीन को छूने की भी, और वो अब यूरोप के कंधे पे वो बंदूक चला रहे हैं। तो भारत का एक एग्जाम्पल बनाया गया, रशिया को दिखाया गया, देखिए आपके दोस्त को हम ऐसे कर सकते हैं। चीन को दिखाया, देखिए हम भारत के साथ किसी गठबंधन में नहीं है, आप वरी मत करिए कि इंडो पैसिफिक में अमेरिका आपको ललकार देगा, आप अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस चलाइए, हम अमेरिका और साउथ अमेरिका से खुश हैं। यूरोप को हम रशिया के लिए छोड़ रहे हैं और एशिया को आपके लिए छोड़ रहे हैं। ये सिग्नलिंग हुई है बड़ी तगड़ी, इसको हमें अब भूलना नहीं चाहिए। तो आत्मनिर्भर होना, आत्मसक्षम होना है। हाँ, जैसे प्रोफेसर सर ने कहा, बहुत ठीक कहा कि लॉसेस हैं दीपक जी। ऑलरेडी जुलाई में जो हमारा एक्सपोर्ट था, क्योंकि जल्दी फ्रंट लोड हुआ, अगस्त में $2 बिलियन गिर गया वो एक्सपोर्ट। थोड़ा बहुत तो फ्रंट लोडेड जुलाई में था, उसमें निकल गया, बट 6 बिलियन पे आ गया अगस्त का एक्सपोर्ट, और यहाँ से कम। और ये पूरा फेस्टिवल सीजन हमारे एक्सपोर्टर्स मिस कर रहे हैं काफी हद तक, बट हमारे लोग भी सक्षम हैं। दुबई में ऑफिस खोले जा रहे हैं, इथियोपिया में ऑफिस खुल रहे हैं, यूके में ऑफिस खुल रहे हैं, और वहां से ट्रांसशिपमेंट हो रहा है। तो मेरे को नहीं लगता कि पूरे का पूरा आपका 50 बिलियन या 60 बिलियन का लॉस होगा, और उसमें से काफी बड़ा हिस्सा ट्रांसशिपमेंट के द्वारा पहुंच जाएगा कहीं ना कहीं। और हाँ, 15-20 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू कम होगा, बट वो आप सोचिए 4.2 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, उसको हमें करना है। ये बात जरूरी है कि 5 करोड़ लोग टेक्सटाइल में बैठे हुए हैं डायरेक्टली, और 10 करोड़ उस पर निर्भर हैं। तो टेक्सटाइल में कुछ भी होता है, जेम्स ज्वेलरी में कुछ भी होता है, श्रिम्प फार्मिंग में हमारे लेबर पे इम्पैक्ट आता है और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। उसको सरकार को कुछ ना कुछ पैकेज देना पड़ेगा। एब्सोल्युटली सर। और वैसे भी जब ये टॉक्स जब इनिशिएट हुई थी, इंटरिम डील की ही बात हुई थी फॉर 2025 तक, किसी ने नहीं कहा था कि बीटीए बिल्कुल फाइनल हो जाएगा। उस वक्त भी मिनी एग्रीमेंट साइन का ही एक टारगेट लेकर के चल रहे थे, बट ये सब कुछ आया बीच में, बहुत सारी रेड लाइंस आ गई और उसकी वजह से ये सब हो गया। बट प्रोफेसर स्वर्ण सिंह सर, ऐसा तो नहीं है कि ट्रम्प साहब ने एक टेम्परेरी रिलीफ देकर या टेम्परेरी दोस्ती का हाथ बढ़ाकर उनके दिमाग में क्या बार बार परमानेंट मार्केट ओपनिंग की डिमांड तो नहीं है? ऐसा तो नहीं लग रहा है कि अमेरिका दिखा तो रहा है कि वो दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है, लेकिन बैक ऑफ द माइंड उनके अभी भी उनकी जो सबसे बड़ी डिमांड है कि हमारे लिए ओपन कीजिए आप, क्या वही जेस्चर लग रहे हैं सर? देखिए, अंतरराष्ट्रीय निगोशिएशंस में हमेशा से दोनों साइड्स से देश कोशिश करते हैं कि अपनी बात को आगे तक बढ़ा पाएं जितना ज्यादा हो सकता है। ये हमेशा से होता है। केवल इसको करने का तरीका जो है राष्ट्रपति ट्रंप का, वो थोड़ा सा अलग है, परंपरा से हटकर है। वो मैक्सिमम प्रेशर वाली रणनीति हमेशा लेकर चलते हैं। उसके चलते हाँ, वो कोशिश यही करेंगे कि भारत की मार्केट जीरो टैरिफ पर उनके लिए खोल दें, और वो जितना टैरिफ भारत के निर्यात पर लगाना चाहें वो उसके बावजूद लगा सकें। पर मुझे लगता है कि आपने जो जिक्र किया कि फरवरी में जब प्रधानमंत्री गए थे वॉशिंगटन डीसी, और जब शुरू हुई थी बातचीत व्यापार पर एक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट की, तो मिनी डील को इस साल के फॉल में, जो अक्टूबर नवंबर तक हम कह सकते हैं जा सकता है। और यदि उस नजरिए से देखें तो भारत के जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, कई बार सार्वजनिक तौर पर टेलीविजन पर जगह जगह कह चुके हैं कि वो उनको काफी उम्मीद है कि नवंबर तक इस तरह की जो है डील होने की संभावना है। और वही भाषा अब देखें कि जो ट्रंप के जो भारत के नए राजदूत के जो नॉमिनी हैं सर्गेई गोर, वो भी वैसी ही भाषा में कह रहे हैं कि जो व्यापार की निगोशिएशंस हैं उसमें हमारी सोच एक दूसरे से बहुत अलग या दूर नहीं है,
और आने वाले कुछ हफ्तों में वो भी कह रहे हैं कि कुछ डील जरूर है कि संभावना है उसकी कि संभव हो जाएगी। तो ये जो दोनों तरफ से भाषा है, मार्को रूबियो की आप एग्जाम्पल रहे, उनकी भाषा भी हमेशा संयम से रहती है। बार बार वो कहते हैं कि हाँ, भारत एक बहुत ही खास सामरिक हिस्सेदार है अमेरिका का और वो संबंध आगे बढ़ेंगे और बढ़ाने चाहिए। तो मुझे लगता है कि दोनों तरफ से अपने अपने राष्ट्र हित को आगे बढ़ाने की कोशिश है। राष्ट्रपति ट्रंप डील में विश्वास रखते हैं, वो मागा मूवमेंट को लेकर चल रहे हैं कि अपने राष्ट्र की उनको किस तरह से समृद्धि बढ़ानी है जल्दी से। उनको लगता है कि टैरिफ बढ़ाने से जी उनका अपना निर्यात शायद और उत्पादन, घरेलू उत्पादन और बढ़ सकता है। और भारत को उनको लगता था कि कुछ हद तक वो इस तरह की मैक्सिमम स्ट्रेटजी अपनाएंगे तो शायद भारत भी उसी तरह से बात मानने को तैयार हो जाएगा जिस तरह से कुछ यूरोपीय देशों ने किया। पर भारत की रणनीति हमेशा से और इस बार भी थोड़ी अलग थी, जी संयम से काम लिया। जब वहां से आक्रामक भाषण और टिप्पणियां आ रही थी तो भारत ने कुछ नहीं कहा, केवल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के स्तर पर कभी कभी जवाब दिया और उन्होंने भी कभी कहा कि आज कोई नो कमेंट्स इस पर देंगे हम। और जैसे ही वहां से सकारात्मक एक कमेंट आता है व्हाइट हाउस से राष्ट्रपति ट्रंप का, तो प्रधानमंत्री के स्तर पर हम उसका जवाब देते हैं। और उसके बाद तो 2 बार और आदान प्रदान हो चुका है कि दोनों देश कह रहे हैं कि ट्रंप कह रहे हैं कि कंटिन्यूइंग नेगोशिएशंस को हम आगे बढ़ाएंगे और जो व्यापार में जो बाधाएं हैं उनको हटाएंगे भारत के यानी बिल्कुल सर, यानी कि आप कह रहे हैं कि जिस तरह की भारत का एक स्पष्ट रुख भारत का ये है कि जिस तरह की भाषा अमेरिका बोलेगा भारत भी उसी तरह की भाषा बोलेगा। हाँ, हम अपना संयम नहीं खोएंगे, आप एग्रेशन दिखाएंगे तो हम भी अपने दूसरे रास्ते तलाशेंगे, लेकिन आप थोड़ा सा नरमी के संकेत देंगे तो क्यों नहीं, वापस हमारे परंपरागत रिश्तों को पटरी पर लाने की कोशिश हमारी तरफ से भी होगी। दुआ सर, संक्षेप में आपसे समझना चाहूँगा, अब ट्रंप साहब तो हो सकता है इलेक्शन प्लॉय भी इसको कहा जा रहा है कि भाई 2026 के जो मिड टर्म इलेक्शंस हैं वहाँ पे उनसे पहले वो एक विन शो, एक पोस्ट इलेक्शन रिवर्सल की तैयारी कर रहे हो, उसका सारा एक हिस्सा हो। दूसरा ये है जो मैंने कहा भी कि जो यूएस की कंपनीज भी आई हुई हैं, हो सकता है कि ट्रेड कंसेशंस के बदले एक्सपेंसिव यूएस आर्म पुश करें अमेरिका। बट भारत ने जो अब तक जो सधा हुआ और संयमित होके जो जवाब दिए हैं बड़े सधे अंदाज में, और स्वीकारोक्ति भी अमेरिकन की, कभी वो कहते हैं कि हम तो फ्रस्ट्रेट हो गए, ये इंडियंस किस तरह से वो कर रहे हैं, अपना फ्रस्ट्रेशन झल्लाहट साफ तौर पे दिखा भी रहे हैं, फिर बातचीत के लिए मान भी रहे हैं। तो भारत का स्टैंड सर आपको अब तक कैसा लगा और आगे कैसा होना चाहिए, संक्षेप में? दीपक जी, मैं बहुत संतुष्ट हूं कि भारत ने जो अमेरिका के साथ अपने रिलेशनशिप तोड़ने का कभी बात नहीं किया। हमने हमेशा कहा है, चाहे जो भी ट्रंप साहब ने किया हो पिछले 2 महीने 3 महीने में, हमने अपना संयम रखा है। हमने ये कहा है, सदैव यही कहा है कि भारत और अमेरिका के संबंध बहुत घनिष्ठ हैं और हम इनको बढ़ाना चाहेंगे। अब ट्रेड डील हमारी चल रही थी, जुलाई तक कोई अड़चन नहीं लग रहा था। हमें लगता था कि अर्ली हार्वेस्ट डील जो जल्दी करने वाले, आप कहिए मिनी डील या जो भी कॉमर्स में उसको अर्ली हार्वेस्ट कहते हैं, अर्ली हार्वेस्ट डील जैसे हमने ऑस्ट्रेलिया से की, पहले यूएई से की, फिर बाद में पूरी की, हम अमेरिका से कर सकते हैं। और मेरा एक कहना है कि वो जरूर करनी चाहिए, आवश्यक। जो विषय रह गए हम उसको बंद नहीं कर रहे, उनके ऊपर भी चर्चा चलती रह सकती है। जो हमारे रेड लाइन्स है, अमेरिका के जो चाहता है, वो सब विषय हम कहेंगे कि हम चर्चा करते रहेंगे। पर जिन मुद्दों पे, जिन विषयों पे हमारा एक दूसरे से कुछ वर्किंग रिलेशनशिप निकल आया है, तो हम कम से कम उनके ऊपर तो एग्रीमेंट कर लें। ये एक तरीका है। दूसरा, मैं ये कहना चाहूँगा, हमें भी हवाई जहाज चाहिए। बोइंग वाले जो बेचने के लिए आ रहे हैं वो डिफेंस वाले एयरक्राफ्ट नहीं है। हम आज एयरबस और बोइंग 2 ही बड़ी कंपनियां हैं, एम्ब्रियर है ब्राजील में पर वो छोटी कंपनी है। ये बहुत 50 साल बोलिए या 40 साल बोलिए, दोनों कंपनी हैं। और बोइंग पहले आई थी, एयरबस बाद में। भारतवर्ष को विमान बेचने का प्रयत्न कर रही हैं। वो तो उनके वहां से
ट्रम्प साहब को इसमें सर बोइंग P-81 है जिस रिकनसेंस, वो शायद इंडियन नेवी के लिए प्रपोज्ड है। वो देखिए जी, वो 7 एयरक्राफ्ट बेचना चाह रहे हैं नेवी को। वो नेवी वाले, हमें अपनी नेवी बढ़ानी है, उसके अंदर दुमत नहीं है। हमने अपनी एयरफोर्स को एक्सपैंड करना है और एयरक्राफ्ट चाहिए, उसमें भी दुमत नहीं है। मेरा यही कहना है कि अगर हमें वो सूटेबल पहला होता है डिफेंस में कि जो इक्विपमेंट खरीद रहे हैं, विमान खरीद रहे हैं, जहाज खरीद रहे हैं, बंदूक खरीद रहे हैं, वो हमारी रिक्वायरमेंट के अनुसार है कि नहीं। राइट। फिर आते हैं कमर्शियल नेगोशिएशंस पे। अब हमने जरूर कुछ इंटरेस्ट दिखाया है बोइंग को कि हम ये नेवी के लिए एयरक्राफ्ट कंसिडर कर रहे हैं, हमें उचित लगते हैं। अब ये टीम आई हो है, कारण ये कहीं भी इसकी डिस्क्रिप्शन नहीं आई, इसलिए मैं गेस कर रहा हूँ उन्होंने अपनी कमर्शियल नेगोशिएशन स्टार्ट कर दी है। अगर हमें सूटेबल हुई, हम बनाते नहीं हैं, हो सकता है कि यह रूस से भी हमें नहीं मिल सकता, तो हमें लेना चाहिए। उसी तरीके से मैं कहना चाहता हूँ, अगर हम अमेरिका हमें अपना कच्चा तेल देने को तैयार है, जिस रेट पे इंटरनेशनल मार्केट है या हमें किसी और सोर्स से मिल सकता है, हमें अमेरिका का तेल भी लेना चाहिए। अगर वो हमें सूट करता है, हमें ठीक प्राइस पे अपना ट्रांसपोर्टेशन मिला के हमें, हम को भी ना नहीं कहना चाहिए। मुझे लगता है सर आपने बड़ा अच्छे से समराइज किया, और मुझे लगता है कि ये अंतोगत्वा जो अजय बग्गा सर हमेशा से कहते रहते हैं कि इंटरिम डील वर्सेस फुल FTA या BTA, ये ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। हम अपने द्विपक्षीय रिश्तों के हिसाब से देखेंगे कहाँ कहाँ हमें सहूलियत है, कौन कौन सी डील में हम आगे बढ़ सकते हैं, और इस तरह की छोटी छोटी डील्स पर आगे बढ़ना ही भारत के हित में होगा। कोई मुकम्मल तौर पर कोई BTA हो जाए या इंटरिम डील हो जाए, इसकी संभावनाएं अभी तो फिलहाल नहीं लगती, पर देखते हैं आगे नेगोशिएशंस कैसे चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का वक्त निकालने के लिए। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह सर, थैंक यू सो मच। अजय बग्गा सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, वक्त निकाला आपने। अजय दुआ सर, थैंक यू सो मच सर।